पहली बात तो ये कि तथ्यों के आधार पर अगर कहीं कुछ गलती हुई है, कुछ जानबूझकर किया गया है, आम को अगर इमली बताया गया है, तो इस बात से मेरी पूरी तरह असहमति है। और किसी भी सामान्य इंसान को असहमति ही होनी चाहिए। रचनात्मक स्वतंत्रता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सच की जगह झूठ दिखाएं। पर साथ ही एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक लेखक के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कई बार कहानी को कहने के लिए, उसे और रुचिकर बनाने के लिए कई सारे उपकरणों का, टूल्स का प्रयोग करते हैं, उसमें अपने तत्व जोड़ते हैं। वो झूठ बोलने के लिए या सत्य को मरोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कहानी कहने के लिए किया जाता है। 40 मिनट के एपिसोड की शुरुआत में आप एक ऑब्जेक्टिव डालते हैं, अंत में टीजर दिखाते हैं, तो उन उन टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो भाई देखिए, किसी भी घटना, वृतांत, प्रसंग का आप रूपांतर करेंगे तो उसमें कल्पना थोड़ी बहुत आ ही जाएगी। और लेखक का, कवि का, रचनाकार का काम है ये कल्पना करना, उस कल्पना के सहारे कहानी को सुनाना। अगर कोई भी लेखक किसी कहानी को सुनाता है तो वो कहानी उतनी उसकी हो जाती है जितनी की वो कहानी के नायक की है। अब आपने वो मिल्खा सिंह की जो फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह शायद कभी भी गुलमिल गुलमिल लौंडा पे नाचे नहीं थे, हवन करेंगे गाया नहीं था उन्होंने। पर हम जो दिखाते हैं अपनी कहानियों को, कहानी की बारीकियों को समझाने के लिए दिखाते हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है सर कि क्या अनुभव सर, आप वैभव साहब, आपने अभी जो उदाहरण दिया मिल्खा सिंह साहब का, देखिए मिल्खा सिंह साहब की कहानी मिल्खा सिंह जी पे शुरू होती है और मिल्खा सिंह जी पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी मिल्खा सिंह की कहानी नहीं है जी। ये कहानी है इस देश की, इस देश से जुड़ी जनता, और बहुत ही जो सेंसिटिव मुद्दा है आतंकवाद, जिसका दंश ये देश, इसकी जनता कश्मीर से लेके नीचे बॉम्बे या इवन डाउन साउथ भी झेलती है और अभी भी झेल रही है, कम या ज्यादा जी। तो वो कहानी मिल्खा सिंह की कहानी से बहुत डिफरेंट है सर, बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर मेरा उसके बाद आपसे ये पूछना है कि सवाल ये उठता है कि क्या अनुभव सिन्हा जी ने जानबूझकर झूठ दिखाया है? देखिए, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उन्हें सत्य दिखाया था या नहीं, और इस बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि कई सारी चीजों को जो उन्होंने दिखाया वो सत्य था। अब भोला और शंकर कोड नेम थे, उन्होंने वही दिखाया है। सर देखिए, ऐसा है, सत्य और संवेदनशीलता दो अलग अलग चीजें हैं। उनके सत्य तो इसमें सर वैभव साहब, इसमें एक छोटा सा सवाल, क्योंकि देखिए आप सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं, मैं आपकी क्रिएटिविटी पे सवाल नहीं उठाने के लिए बैठा, मैं तो सिर्फ एक दर्शक के तौर पे जो इधर बैठा है, और अभी यहाँ मैं बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ, आप ऐसा मान लीजिए, और फैक्ट्स का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ऐसा भी मान लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि पिक्चराइजेशन इतनी बारीक चीज है, इतनी बारीक चीज है, और आप भी इससे एग्री करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे तो कहानी का ओरिएंटेशन ही बदल जाएगा। कहानी से जो भावनाएं बह के एक दूसरे की तरफ जानी चाहिए, वो भावनाओं का स्वरूप ही बदल जाएगा। इतनी ताकत है आप लोगों के अंदर, क्रिएटिव लोगों के अंदर, चाहे लिखने में हो, चाहे उसके पिक्चराइजेशन में हो। हमारे साथ यहाँ पर रस्तोगी साहब बैठे हैं, वो एक्टिंग में हो। आप जो बनाएंगे उससे दर्शक भावनाओं में बह के रह जाएगा, और फाइनली वो उठाएगा जो शायद वो फैक्ट से अलग हो गई हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा दिखाया, वैसा बनाया, क्योंकि बहुत ताकत है आपके मीडियम में, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पर मैं यहाँ पे बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, कि देखिए उनके सत्य में आपको असंवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है, और मैं आपकी व्यथा को समझ नहीं, मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। आप ये देखिए कि जो अनिल शर्मा जी जो उस फ्लाइट में थे 8 दिन जिन्होंने वहां पर बिताए, अगर उस व्यक्ति को ये लग रहा है तो आप उससे ज्यादा प्रमाण किसी और का क्या लेंगे? देखिए, प्रमाण मैं दर्शकों से बात करूंगा, मैं दर्शकों को समझूंगा, उनसे पूछूंगा। शर्मा जी भी दर्शक हैं, और शर्मा जी तो नहीं, शर्मा जी दर्शक के अलावा साक्षी भी हैं सर। साक्षी थे बिल्कुल, और उनको प्रणाम करता हूं उनके साहस को मैं। पर एट द सेम टाइम हमें यह समझना पड़ेगा कि अनुभव सिन्हा ने 2024 में इसको बनाया है, और इस चीज को उन्होंने आज के दर्शकों को दिया है। तो देखिए, अगर उस सत्य से आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं उस सत्य को भी समझ रहा हूं। पर उस सत्य के आधार पर अनुभव सिन्हा जैसे मंझे कलाकार की रचनात्मकता को, उनकी सृजनात्मक क्षमता, ठीक है, सवाल मेरे हिसाब से, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करुण तोरानी साहब, सत्य को बताना अच्छी बात है, लेकिन सत्य का एक चेहरा नहीं होता। आप सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा, सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा, सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा। सत्य के भी कई चेहरे हो सकते हैं, ये आपके ऊपर। इसीलिए मैंने माना कि आपका जो मीडियम है, आपका जो नरेशन है, वो बहुत मैटर करेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? ठीक है, आप सत्य बताएं, जो बताएं, जैसा अभी तो हम सत्यों पे भी आएंगे कि कितने इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं या नहीं हैं, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें क्या हैं, उसका नेशनल सिक्योरिटी से कितना बड़ा कंसर्न है, नेशनल
प्राइड से कितना बड़ा, प्राइड को भी हटा दीजिए, लेकिन सिक्योरिटी को तो आप मानेंगे ना। प्राइड भी एक बार ये हो सकता है कि एक आदमी को एक चीज में प्राइड हो, दूसरे में, लेकिन सिक्योरिटी पे तो शायद सबके थॉट सेम होंगे। क्या कहेंगे आप इस पे, करण जी? या देखिए विपिन जी, जो OTT का जो मीडियम है उसमें क्या है कि सेंसरशिप कुछ नहीं है, तो ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसके लिए जिसको जो चाहिए बना के दिखा सकता है। पहली बात तो ये है, ठीक है, तो वो फ्रीडम दी गई है OTT के लिए, बिकॉज ये मीडियम का जो ऑडियंस है वो ऐसा है कि उनको ऐसी चीजें देखनी अच्छी लगती है जो हार्ड हिटिंग हो। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो मैटर है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बिकॉज यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखाया गया है, राइट? तो इसमें मेरे हिसाब से आई थिंक इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होएगा मेरे हिसाब से, कि जो भी सीन या जो भी डायलॉग्स है उनको ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव चीज को गलत दिखाना ये सही बात नहीं है OTT के लिए भी। तो माना कि सेंसरशिप नहीं है, आप जितना भी क्रिएटिव कर सको। दर्शक भी ऐसे हैं जिनको हार्ड हिटिंग कंटेंट देखना है, उनको डार्क कंटेंट देखना है, वायलेंट देखना है, ये सब चीजें देखनी है। बट जो सेंसिटिव इशू है उस पे हमको ज्यादा गौर फरमाना पड़ेगा, और जब हम इस टॉपिक्स के ऊपर जब हम कंटेंट बना रहे हैं या शोज बना रहे हैं या पिक्चर बना रहे हैं, तो हमको डबल श्योर होना पड़ेगा कि जो हम चीजें दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या इससे अपने ऑडियंस के सेंटिमेंट को हम हर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो एक स्टेप लेना चाहिए क्रिएटिविटी वालों को। नो डाउट, नो ऑफेंस की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी चीज है, आपको जो दिखाना है आप दिखा सकते हो, बट एक डबल श्योर होना जरूरी है सेंसिटिव इशू के ऊपर, जो कि करना चाहिए हमारे हिसाब से। और ये कुछ नया नहीं है, देखिए ये जो इशू है जहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ये हमारे यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आ चुकी है, जहाँ पे पद्मावत मूवी थी, पठान का एक गाना था, वहां पे कुछ इशू था, तो ये उड़ता पंजाब के सीन कट कर दिए गए। तो आई थिंक इसमें इंडस्ट्री के लिए अच्छा यही है कि आप सोल्यूशन निकालो, ना कि इस पे बैठ के झगड़ा करो और इस पे बैठ के बहस करो। तो सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना ही बेस्ट चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर कंटेंट में या पिक्चर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, थोड़े बहुत कट्स होते हैं, उसपे कंटेंट की सक्सेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है और उसमें थोड़े सीन ऊपर नीचे, डायलॉग ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आपका कंटेंट स्ट्रांग ही रहेगा, आपका कंटेंट सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल रहेगा बेसिस आपके कंटेंट, ना कि एक दो सीन ऊपर नीचे होने से। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर चीज यह है कि पहली बात तो ऑफकोर्स जो बना रहा है ये कंटेंट को, उसको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के डबल श्योर होकर करना चाहिए, और कहीं पे अगर फैक्चुअल गलती हो जाती है तो वहां पे ऑल्टर करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी। अनिल साहब, क्या एक बात ये भी आ रही है, क्योंकि अब इतना सारा OTT पे कंटेंट आता है, अब OTT भी ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया ना जहां चीज़ें हिट या फ्लॉप होने लगी। शुरू में तो जो आता था लोग सब देख लेते थे, वो थोड़ा नया नया चस्का था, लेकिन अब OTT पे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इनफैक्ट अभी कह रहे थे कि हार्ड हिटिंग कंटेंट पसंद है, मैं कहूँगा सर वो भी समय चला गया। अब आप देखिए इस समय पंचायत का लोग इंतजार कर रहे हैं, गुल्लक का लोग इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार नहीं कर रहे, वो एक एपिसोड को 10-10, 20-20 बार देख रहे हैं। तो वो हार्ड हिटिंग का भी एक लेवल, मेरे ख्याल से हम ये सोच लेते हैं कि लोगों को यही सब पसंद है, ये भी थोड़ी हमारी एक गलत सोच है। एनीवेज, ये अभी का टॉपिक नहीं है, इस पे बाद में आते हैं। अनिल सर, क्या अब OTT पर भी इस तरह की चीजें हो गई हैं जहां मुझे अपनी चीज को सक्सेस दिलाना है तो मैं उसमें जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा कर दूं जहां वो कंट्रोवर्सी में जाए, जहां वो थोड़ी भीड़ का शिकार हो, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो तो हर फिल्म और हर सीरियल के साथ होता है कि जहां कंट्रोवर्सी आएगी तो लोग जाके जरूर देखेंगे उसको? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैंने स्वयं अनुभव सिन्हा जी के साथ काम किया है, और अनुभव सिन्हा जी बहुत ही, जैसा कि उनका नाम है, बहुत ही अनुभवी क्रिएटिव आदमी हैं वो। मैंने ये सीरीज़ देखी नहीं है, मैंने सिर्फ अखबारों में पढ़ा, और अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसे मैंने सुना। असल में देखिए होता ये है कि विजुअल मीडियम इज़ ए वेरी पावरफुल मीडियम, और अब OTTs की वजह से हो ये रहा है कि लोग सिनेमा घरों में जाना बंद कर दिया लोगों ने, और बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो ख़त्म होकर के जो सिंगल सिनेमा घर हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं। तो लोगों को घर बैठे सब चीज़ मिल रही है, देखने को मिल रही है। मेरा मानना ये है कि जो रियल हैपनिंग्स होती हैं वो, और ख़ास करके जैसे ये टेररिज्म के ऊपर थी, ये बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनकी की बड़ी प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ही ढंग से इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जिसमें न तो किसी की भावना हर्ट हो,
हम जो एक्चुअल स्टोरी है उससे हम डिविएट न करें। तो उसमें होता ये है कि पता लगा कि कभी मान लीजिए हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं, हम उसमें ज़रा सी भी हेर फेर हुई तो मान लो टेररिस्ट जो है वो ग्लोरीफाई हो रहे हैं। तो अब जैसे इसमें जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो है नामों की, और हमारे मुल्क में एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस भी, बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसमें जो ख़ास करके ऐसे कंटेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक दे हैव टू बी हैंडल्ड विद ए ग्रेट केयर। अब जैसे इसमें नाम मेरे सुनने में आ रहा है, भोला है, शंकर है और वो टेररिस्ट हैं, तो लोगों की इसमें भावनाएं तो आहत होती हैं क्योंकि हमारा मेरा यहाँ पे अनिल सर ये कहना है कि ये कहा यह जा रहा है कि वही कोड नेम थे रहे होंगे डेफिनेटली, और अगर हम जाएं तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर कोड नेम भी डाले गए हैं, उसकी वेबसाइट पे असली नाम भी डाले गए हैं। कोड नेम बिल्कुल वही इस्तेमाल हुए होंगे, और अभी तो हमारे साथ यहाँ पर अनिल शर्मा जी भी हैं, वो भी बता देंगे। लेकिन एक फिल्मकार का ये भी दायित्व बनता है कि वो उसके पीछे की भी कहानी बताए ना। मैंने कहा एक 10 सेकंड का ही तो सीन लगता था जहां आपको 5 लोगों को बात करते हुए दिखाना है जिसमें वो असली नाम से आपस में बोल रहे हो। तो उससे आप नेटफ्लिक्स का स्टेटमेंट देखिए, क्या कहा है नेटफ्लिक्स ने स्टेटमेंट में कि हम उस जनरेशन के लिए ये डिस्क्लेमर डाल रहे हैं जिसने वो चीज नहीं देखी। तो इसका मतलब क्या है, कौन सी जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें आपको एक्चुअल जो था वो बताना चाहिए था, इसमें पुरानी नई जनरेशन की बात क्या हो गई? नहीं, डिस्क्लेमर से कुछ नहीं होता है, ऐसे डिस्क्लेमर डाल देने से फर्क नहीं पड़ता है। जब आप रियल स्टोरी की बात करते हैं, जब आप रियल एपिसोड की बात करते हैं, रियल हैपनिंग की बात करते हैं, तो उसमें डिस्क्लेमर्स नहीं चलते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। उसमें जो तथ्य हैं तथ्य ही आने चाहिए, जो असलियत है वो आने चाहिए। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ ये बहुत बड़ा फर्क हो रहा है। जो टेररिस्ट हैं, नाम की वजह से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यू सी। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने कहा कि एक एपिसोड ऐसा या एक सीन ऐसा डाला जा सकता था जहां वो लोग अपने असली, तो उससे क्या है कि एक चीज़ जो है वो साबित हो जाती है। तो यहाँ पर जो किया गया है वो मुझे लग रहा है कि ये जो फैक्चुअल स्टोरी है उससे मैं इसको बहुत बड़ा डिविएशन मानता हूँ जी। तो मुझे लगता है कि ये डिविएशन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोगों की यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, इस समय ऑलरेडी हमारा कंट्री जो है टेररिज्म से गुजर रहा है। टेररिस्ट हर तरफ हमारे टेररिस्ट हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, पाकिस्तान की तरफ से हैं, अब इधर बांग्लादेश में भी रिजीम बदल गई है, क्या होने वाला है रियली डोंट नो। सो ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड आई थिंक सच टॉपिक्स हैव टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। नो डाउट। ये मीडियम ऐसा है बहुत, क्योंकि ये मीडियम ऐसा पावरफुल मीडियम है कि मान लीजिए जैसे कोई नहीं जानता है, कोई इस एपिसोड के बारे में नहीं जानता है, किसी ने ये हैपनिंग नहीं जानी है कि जब ये जिस समय प्लेन हाईजैक हुआ था वो क्या इंप्रेशन लेगा, वो कैसे इस चीज को एनालाइज करेगा। जो लोग नहीं जानते उसके बारे में, उनके ऊपर तो ये बिल्कुल अलग ही असर डालेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंटेंट थोड़ा सेंसिटिविटी से हैंडल करना चाहिए, नो डाउट। मैं मयंक जी के पास एक बार फिर से जाता हूं। मयंक साहब, अनुभव साहब का इस पे मैं जो जितना मैंने पढ़ा देखा कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई तो शुरुआत में तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने सिंपल एक ट्वीट फॉरवर्ड किया जो कि बेसिकली किसने किया था, कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव ने। और उन्होंने भी खुद का नहीं था, उन्होंने एक पत्रकार थे सिद्धांत मोहन, उनका जो ट्वीट था या उन्होंने जो लिखा था उसको आगे बढ़ाया। और उसमें यह था कि ये हाईजैकर्स के वही नाम हैं जो वहां पर असल में इस्तेमाल किए गए थे कोड नेम के तौर पर। तो ये बात तो अंडरस्टूड है। और अनुभव सिन्हा साहब के लेवल का आदमी इस चीज को अच्छी तरह समझेगा, जो इतना बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है, कि भाई वो वहां एक फैक्चुअल चीज घटी, उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दिखाया, लेकिन उसके पीछे की भी तो कहानी मैं बताऊंगा, या उसको सिर्फ उतना ही लेके छोड़ दूंगा और जब हल्ला मचेगा तो एक डिस्क्लेमर डाल दूंगा शुरू में।
नहीं, जहां तक इनकी आइडेंटिटी का सवाल है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसने भी ये शो देखा होगा कि इनकी जो लिंकेजेस हैं, चाहे आईएसआई से हों, चाहे जिहादी टेररिस्ट हों। इनफैक्ट जो एक पर्टिकुलर सीन में जो नो इनफैक्ट जो दोवल भी जो प्ले कर रहे हैं, मनोज पावा, उनका नाम भी अजीत दोवल नहीं है उस शो में, पर वो जो कैरेक्टर जब बात कर रहा होता है तो वो इब्राहिम उसको मेंशन भी करता है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ कोशिश की है कि इनकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाए या इनकी इन टेररिस्ट को किसी अलग तरीके से दिखाया जाए। मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको लगा तो फिर बताइए कि एग्जैक्टली कैसे लगा आपको ये बिकॉज इनकी लिंकेजेस क्लियर है। नहीं, दिक्कत पता है सर, मयंक सर, एक